नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। खासकर यदि हम बात करें शिक्षक शिक्षा से जुड़ी प्रतियोगिताओं की, तो उनमें तो अवश्य ही इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या अन्य टीईटी एग्जाम या यूजीसी नेट की परीक्षा हो, बीएड हो, डीएलएड हो या अन्य इस तरह की परीक्षाएं हों। इन परीक्षाओं में शिक्षा अधिकार अधिनियम में से अवश्य ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इसीलिए मैंने इस राइट टू एजुकेशन पर विशेष वीडियोस में बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया है। मैंने अपनी पहली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उसकी नींव कहां से पड़ी, और उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो में बताया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम से संबंधित हमारे संविधान में क्या प्रावधान है और यह देश में किस प्रकार से लागू हुआ। मित्रों, इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा अधिकार में उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उनकी। तो मित्रों, आइए देखते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कक्षा 1 से 5 शामिल होती है। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 शामिल होती है और कक्षा 1 से 5 में जो छात्र होते हैं उनकी उम्र 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं होती हैं और उन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। अब देखते हैं कि उन बच्चों के लिए विद्यालय की घर से दूरी कितनी होती है। तो हम यहां देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनके लिए घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर की होती है। 1 किलोमीटर की दूरी होती है और यदि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी विद्यालय नहीं होता तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि नजदीक कोई भी निजी विद्यालय है तो निजी विद्यालय में वह प्रवेश ले सकते हैं और प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीटें ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो शैक्षिक वर्ष होता है, एक शैक्षिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं। तो हम यहां पाते हैं कि एक शैक्षिक वर्ष में 200 कार्य दिवस होते हैं। एक शैक्षिक वर्ष में 200 कार्य दिवस होते हैं और 800 घंटे होते हैं। एक शैक्षिक वर्ष में 200 कार्य दिवस होते हैं, 800 घंटे होते हैं और 4 घंटे प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा में एक शैक्षिक वर्ष में 200 घंटे 200 कार्य दिवस होते हैं, 800 घंटे होते हैं और 4 घंटे प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक सप्ताह में पढ़ाई और तैयारी के लिए कितने घंटे होते हैं। तो हम यहां पाते हैं कि एक सप्ताह में पढ़ाई और तैयारी के लिए अध्यापकों के लिए 45 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में 45 घंटे होते हैं। अब हम देखते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक शिक्षा में कितना होता है। यह विशेष प्रश्न है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मित्रों, हम यहां पाते हैं कि जो छात्र और शिक्षकों का अनुपात है वह प्राथमिक शिक्षा में 30:1 है, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक अवश्य होगा। अब हम देखते हैं कि यदि 150 से अधिक छात्र होते हैं तो क्या स्थिति रहती है। तो हम यहां देखते हैं कि 150 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधान अध्यापक या एक मुख्य अध्यापक जरूर होगा। लेकिन यहां यह बात उल्लेखनीय है कि छात्र शिक्षक अनुपात में प्रधान अध्यापक या मुख्य अध्यापक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यदि छात्रों की संख्या किसी विद्यालय में, किसी प्राथमिक विद्यालय में 200 छात्रों से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होने के बाद यह छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 का हो जाता है, यानी कि 40 छात्रों पर
एक शिक्षक होता है यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा और जो छात्रों का जो अनुपात है वो कैसे चलता है। तो हम यहां देखते हैं कि 60 तक छात्र होने पर 2 अध्यापकों का होना जरूरी है। 61 से 90 छात्रों तक होने पर 3 अध्यापकों का होना जरूरी है। 91 से 120 तक छात्र होने पर 4 अध्यापकों का होना जरूरी है और 121 से 150 तक छात्र होने पर 5 अध्यापकों का होना जरूरी है। और जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि 150 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधान अध्यापक या मुख्य अध्यापक का होना भी बहुत जरूरी है। बात करेंगे उच्च प्राथमिक शिक्षा की या अपर प्राइमरी की कि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में क्या प्रावधान है। तो आइए देखते हैं। तो अपर प्राइमरी में या उच्च प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 6 से 8 होती है और इसमें जो छात्रों की उम्र होती है वो 11 से 14 वर्ष तक की होती है। घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर की होती है उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए। लेकिन यहां भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि 3 किलोमीटर के एरिया में कोई सरकारी विद्यालय नहीं है तो जो भी नजदीक विद्यालय होगा, निजी विद्यालय होगा, उसमें भी वहां के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके लिए पहले से ही 25% सीटें उस निजी विद्यालय में आरक्षित होती हैं और उस निजी विद्यालय को प्रत्येक परिस्थिति में उस एरिया के छात्रों को एडमिशन या प्रवेश देना ही होगा। आगे हम देखते हैं कि एक शैक्षिक वर्ष में जो कार्य दिवस होते हैं वो उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 220 होते हैं और यदि हम घंटों में इनको देखें तो 1000 घंटे होते हैं। और यदि प्रतिदिन कितने घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हम देखते हैं कि लगभग 4.5 घंटे प्रतिदिन बच्चों की पढ़ाई होती है। आगे हम देखते हैं कि एक सप्ताह में पढ़ाई एवं तैयारी के लिए कितने घंटे होते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि पढ़ाई एवं तैयारी के लिए 45 घंटे एक सप्ताह में होते हैं या एक सप्ताह में 45 घंटे होते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात उच्च प्राथमिक शिक्षा में कितना होता है। तो हम देखते हैं कि उच्च प्राथमिक शिक्षा में 35:1 या हम कह सकते हैं कि 35 छात्रों पर एक अध्यापक होता है उच्च प्राथमिक शिक्षा में। लेकिन यहां जो उल्लेखनीय बात है और ध्यान देने योग्य बात है तो वह आप देखिए 35:1 का यहां मतलब है कि इसमें एक अध्यापक विज्ञान एवं गणित का होना आवश्यक है, एक अध्यापक सामाजिक अध्ययन का होना आवश्यक है और एक अध्यापक भाषा का होना आवश्यक है। यहां 35:1 का मतलब है कि ये 3 अध्यापक एक अध्यापक में गिने जाएंगे, यानी कि तीनों विषयों का एक एक अध्यापक होना आवश्यक है जो 35:1 में ही गिना जाएगा। आगे हम देखते हैं कि 100 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक प्रधान अध्यापक होना आवश्यक है या एक मुख्य अध्यापक होना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि 200 से अधिक छात्र होने पर यह छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाता है। जैसा कि प्राथमिक शिक्षा में भी था वैसा ही प्रावधान उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी है। यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो उसमें छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाता है। लेकिन जैसा कि प्राथमिक शिक्षा में प्रावधान है यहां भी मुख्य अध्यापक या प्रधान अध्यापक को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं कि यदि छात्रों की संख्या 100 से अधिक है तो 3 अनुदेशक भी रखे जाएंगे और वे अनुदेशक अंशकालिक होंगे जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, आर्ट एजुकेशन के लिए और वर्क एजुकेशन के लिए रखे जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 100 से अधिक संख्या होने पर प्रधान अध्यापक का होना जरूरी है और उसके साथ साथ
3 अनुदेशक भी रखे जाएंगे जो अंशकालीन होंगे। हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति या एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, जिससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% या 75% सदस्य अभिभावक ही होंगे या पेरेंट्स ही होंगे, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे उस संबंधित विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुल जो संख्या होगी विद्यालय प्रबंधन समिति की, उसमें 50% महिला सदस्य अवश्य ही होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एसएमसी या विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होगा वह अभिभावक ही होगा या पेरेंट्स ही होगा जिसके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 30 दिन या 1 महीने में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आवश्यक है, या कहें कि 1 महीने में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक अवश्य होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे वह ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। शिक्षा अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो अध्यापक पूर्णकालिक रूप से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वह ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। विद्यालय में शौचालय अवश्य होगा और शौचालय का प्रबंधन इस तरीके से होगा कि लड़कों के लिए शौचालय अलग होगा और लड़कियों के लिए शौचालय अलग होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि विद्यालय में पुस्तकालय भी होना आवश्यक है। पुस्तकालय होने के साथ साथ विद्यालय में शिक्षण सामग्री या कहें टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी होना आवश्यक है, जिससे कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा रोचक बनाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि खेल कूद का सामान भी विद्यालय में होना आवश्यक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में इन बातों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है ताकि विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से विकास अच्छे ढंग से हो सके। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।